दफन 16। सुबह के समय जब आसमान पर हल्की धुंध छाई हुई थी तब खुदाई स्थल पर वीरानी पसरी हुई थी। जले हुए टेंट के पास की जमीन पर राख और टूटी फूटी चीजें, बिखरी हुई चीजें पिछली रात की कहानी कह रही थी। अनिकेत जमीन पर झुका हुआ उन जले हुए टुकड़ों को ध्यान से देख रहा है, जबकि साहिल कुछ दूरी पर खड़ा था। उस वक्त उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर बड़ी हुई नजर आ रही थी। साहिल अनिकेत के पास आता हुआ कहने लगा, अनिकेत सर, अब ये सब देखने का क्या मतलब है? आग बुझ चुकी है और जो कुछ भी हुआ वह हो चुका। सबसे अच्छी बात है कि इंस्क्रिप्शन सुरक्षित है, यही सबसे अहम बात है। मेरे ख्याल से हमें तुरंत अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। अनिकेत जवाब नहीं देता। उसकी नजरें गहराई से जले हुए निशानों का मुआयना कर रही थी। वह अपने हाथ से राख के नीचे दबी एक जली हुई लकड़ी उठाता है और ध्यान से उसका किनारा देखता है। अनिकेत धीरे से कहना शुरू करता है, साहिल, क्या तुम्हें ये सब थोड़ा अजीब नहीं लगता? मुझे तो ये आग स्वाभाविक नहीं लगती। देखो, ये जलने के निशान, आग एक जगह से शुरू होकर फैल गई, जैसे इसे एक खास तरीके से लगाया गया हो। साहिल हैरान होता हुआ कहने लगा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये आग लगाई गई थी? लेकिन क्यों और किसने? यहाँ ऐसा करने की वजह क्या हो सकती है? अनिकेत गहरी सोच के साथ कहता है, यही तो सोच रहा हूँ। अगर किसी ने ऐसा किया है तो इसका मतलब है कि कुछ छुपाने की कोशिश की गई है। अब सवाल यह है कि क्या? साहिल चारों ओर देखता है। उसका चेहरा डर और बेचैनी के मिश्रण से भर जाता है। फिर वह धीमी आवाज में कहता है, सर, जो भी हुआ, मैं मानता हूँ कि यह जानबूझकर किया गया होगा। तो फिर सोचिए, अगर किसी को पता चला कि हम इंस्क्रिप्शन लेकर यहाँ रुके हैं तो यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। मुझे तो लगता है अब यहाँ रुकना सही नहीं है। अनिकेत साहिल की ओर देखते हुए, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है तो वो इंस्क्रिप्शन के पीछे क्यों होगा? ये सिर्फ आग नहीं थी, ये एक साजिश का हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि हम पूरी तस्वीर समझने के बाद ही आगे बढ़ें। साहिल हवा में गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, और कितनी देर हमें यहाँ रहना होगा? मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। अनिकेत कहता हुआ खड़ा हो जाता हुआ, बस थोड़ा सा और समय रुकना होगा, हम यहाँ से बेवजह खाली हाथ नहीं जा सकते। ये सुनते साहिल सिर हिलाता है और खुदाई स्थल के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ जाता है। अनिकेत अपने कैमरे से जले हुए निशानों की तस्वीरें खींचता है और हर कोने को बारीकी से देखने लगता है। तभी जले हुए टेंट के पास एक छोटी सी धातु की चीज चमकती है, जिस पर अनिकेत की नजर पड़ती है। वह उसे उठाने के लिए झुकता है। यह एक जला हुआ धातु का टुकड़ा था जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। अनिकेत आश्चर्य से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये क्या है? ये तो किसी औजार या उपकरण का हिस्सा लगता है, शायद वही चीज जिससे आग लगाई गई। वह उस धातु को ध्यान से देखता है और अपनी जेब में रख लेता है। उसी समय साहिल उसके पास वापस आता हुआ कहता है, कुछ मिला क्या सर? अनिकेत आंखें सिकोड़ते हुए कहता है, शायद, लेकिन अभी पूरी तरह से यकीन नहीं, मैं कुछ देर और देखता हूँ। साहिल हैरान कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर पूछता है, क्या आपको सच में लगता है कि यह आग स्वाभाविक नहीं थी? हाँ, यही प्रश्न का जवाब मैं खोज रहा हूँ, और अगर हम यहाँ से सबूत इकट्ठा नहीं करेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे कि ये सब क्यों हुआ और यह सब किसके इशारे पर किया गया। अचानक पास के झाड़ियों में हलचल होती है। दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। साहिल घबराकर 2 कदम पीछे हट जाता है। तभी कुछ देर बाद एक काली बिल्ली झाड़ियों से बाहर निकलती है और उनकी ओर देखती है। साहिल खिसियानी हंसी के साथ, बिल्ली थी, शायद मेरे नर्वस होने का वक्त आ गया है। अनिकेत हल्की मुस्कान के साथ अब वापस टेंट की ओर लौटने लगते हैं। तभी एक चीज जिस पर उनका ध्यान नहीं जाता कि उनके पीछे पैरों के निशान बन रहे थे, कोई अदृश्य अनजाने कदम। कुछ समय बाद अनिकेत एक पेड़ के पास खड़ा होकर फोन निकालता है और पलक को कॉल करता है। दूसरी ओर पलक अपने घर में रसोई से बाहर आते हुए फोन उठाती है। उसकी आवाज में चिंता की झलक साफ थी। पलक नंबर देखते ही, आप ठीक तो है ना? वहाँ क्या चल रहा है? अनिकेत हल्की मुस्कान के साथ, पलक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। पलक गहरी सांस लेते हुए, आपको पता है न, जब से आप राजस्थान गए हैं मेरा दिल बेचैन रहता है। मैं बच्चों के सामने जाहिर नहीं करना चाहती, पर मैं सच में बहुत डरी हुई हूँ। अनिकेत सांत्वना देते हुए, पलक, सब ठीक है, मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ, और हाँ, तुम्हें और बच्चों को भी ध्यान रखना है। तो अब बताओ, सब कैसे हैं? पलक की आवाज में हल्का सुकून आता है। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है। पलक धीमे स्वर में कहती है, मैं ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है, लेकिन आपकी गैरमौजूदगी में घर में थोड़ा खालीपन सा लगता है।
रचित भी आपका इंतजार कर रहा है, पूरा दिन निकल जाता है, आपका कॉल ही नहीं आता। अनिकेत मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहता है, पलक चिंता मत करो, बस थोड़ा काम ज्यादा है इसलिए वक्त नहीं निकाल पाया। पलक गहरी सांस छोड़ते हुए, बाकी सब ठीक है लेकिन आपकी कमी बहुत महसूस होती है, घर में हर कोई पूछता है कि आप कब वापस आएंगे। अनिकेत हल्की हंसी के साथ, जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा, बच्चों से मेरी बात कराओ, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। पलक आवाज लगाती है, लेकिन तभी रुद्राक्ष और अपरा दोनों तैयार होकर ट्यूशन जाने के लिए निकलने वाले होते हैं। पलक फोन स्पीकर पर डाल देती है, वह दोनों को कॉल पर बात करने को कहती है। अपरा शरारती स्वर में, पापा मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मम्मी कह रही हैं कि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ। पलक हंसते हुए, समझदार? ये तो आज पहली बार रुद्राक्ष के साथ खुशी खुशी ट्यूशन जा रही है, वरना हर दिन नाटक होता है। अनिकेत, तो इसका मतलब मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। अपरा, तुम पापा का कहना मानती हो ना? तो नौ शैतानी ओके। अपरा हंसते हुए, हाँ पापा मैं बिल्कुल मानती हूँ, बस आप जल्दी आइए। अब पलक रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर उसे मोबाइल के सामने लाती हुई, रुद्राक्ष का फुटबॉल टूर्नामेंट अगले हफ्ते है और आपको आना ही पड़ेगा। अनिकेत, जरूर आऊंगा। और अपरा, वो क्या कर रही है? इसके बाद रुद्राक्ष मोबाइल के सामने से हट जाता है। रुद्राक्ष और अपरा ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं। पलक दरवाजे तक उन्हें देखकर वापस फोन उठाती है। पलक गंभीर स्वर में कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन आज अपरा का यूं बदल जाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वो हमेशा रुद्राक्ष के साथ बहस करती रहती और आज बिना कहे साथ चली गई। मुझे लगता है सब ठीक ही होगा। अनिकेत सांत्वना देते हुए, पलक बच्चों के साथ कभी कभी ऐसा होता है, परेशान मत हो, सब ठीक रहेगा, बस तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखो। आप भी अपना ख्याल रखिए। अच्छा रचित है तो उससे बात कराओ। उसी वक्त रचित वही कमरे में आ रहा था। पलक उसे मोबाइल थमा देती है। रचित, हेलो। अनिकेत जी आप कैसे हैं? अनिकेत, हाँ मैं ठीक हूँ। रचित, तुम कैसे हो? वैसे कब तक रुकने का प्लान है? रचित, बस कुछ दिन, वैसे भी अब यहाँ रुकने का कोई मन नहीं रहा, सोचा पुरानी यादों को फिर से देखने की कोशिश करूं। अनिकेत, रचित मैं चाहता हूँ कि तुम तब तक रुको जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं आ जाता, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। रचित भावुक स्वर में, ठीक है मैं रुक जाऊंगा। अनिकेत कॉल खत्म करता है और सोच में डूब जाता है। दूसरी ओर पलक घर में बच्चों के सामान समेटती है। उसे अपरा का खुश होकर रुद्राक्ष के साथ जाना अभी भी खटक रहा है। वह भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर बुदबुदाती है, हे भगवान सब ठीक रखना, अपरा कोई शैतानी न करे, बस सब अच्छा हो। एक अंधेरा और रहस्यमय स्थान जो दिन में भी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा, बस केवल कुछ मशालें जल रही थी जो हल्की रोशनी फैला रही थी। बीच में प्रोफेसर हामिद एक पुरानी कुर्सी से बंधे हुए थे। उनकी आंखों में डर और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वही चारों तरफ कुछ गुंडे हथियारों के साथ खड़े थे। एक गुंडा मशाल को ऊपर उठाते हुए, देखो प्रोफेसर साहब, ये सब आपकी नाफरमानी का नतीजा है। अगर आपने पहले ही हमारा कहा मान लिया होता तो आपको यहाँ इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। हामिद डरी और कमजोर आवाज में, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस एक शोध करता हूँ, मुझे इसमें मत घसीटो। ये सुनते गुंडे हंसने लगते हैं। तभी एक गहरे नकाब में ढका व्यक्ति छाया से बाहर आता है। उसकी चाल धीमी लेकिन खतरनाक नजर आ रही थी। नकाबपोश धीमे सख्त लहजे में कहने लगा, शोधकर्ता, या यूं कहें एक खतरनाक जिद्दी आदमी जो अपनी खोज को हमारी जरूरतों से ऊपर रखता है। हामिद सिर उठाकर नकाबपोश की तरफ देखता है। उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा दोनों थे। हामिद गिड़गिड़ाते हुए, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं वो सब दे दूंगा, बस मुझे जाने दो। नकाबपोश हंसते हुए कहने लगा, कौन हूं मैं? ये जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। प्रोफेसर, ये जान लो कि मैं वह हूं जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। बड़ी चालाकी से तुम्हारी हर चाल को नाकाम कर दिया और अब तुम हमारे अनुसार चलोगे। हामिद उसी तरह डरी आवाज में, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम केवल शोध करना है। नकाबपोश अब आक्रामक स्वर में चीख उठा, शोध? ये शोध ही तुम्हारी मुसीबत की जड़ है। तुम्हें मालूम है तुम कितने करीब हो उस चीज के जिसे पाने के लिए मेरे बॉस ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है? हामिद हैरानी से, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं इतना जानता हूं कि मैं किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता। नकाबपोश मशाल की रोशनी में उसके करीब जाते हुए,
लेकिन तुम हिस्सा बन चुके हो और याद रखना, जब तक मेरे बॉस को वह चीज़ नहीं मिल जाती तब तक तुम्हारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में रहेगी। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। हामिद गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बॉस की मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे और कष्ट मत दो। नकाबपोश अब मुस्कुराते हुए, यही तो सुनना चाहता था, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने दोबारा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अगली बार मैं तुम्हें बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। वह गुंडों की तरफ इशारा करता है। दो गुंडे हामिद के पास जाकर उसे और कसकर बांध देते हैं। नकाबपोश गुंडों की ओर देखता हुआ, इसे यहीं रखो जब तक मेरे बॉस से अगले आदेश न मिले, इसे हर पल अपनी निगरानी में रखो। और हाँ, हामिद की तरफ देखते हुए, भागने का ख्याल भी मत लाना, तुम्हारे आसपास सिर्फ दीवारें नहीं, तुम्हारी किस्मत का भी जाल है। उसकी हालत पर गुंडे हंसते हैं। प्रोफेसर हामिद अब सिर झुका लेता है। नकाबपोश धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाता है। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।